ईरान और अमेरिका का आत्मरक्षा का तर्क किस हद तक जायज? ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध में क्या अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या वैश्विक संगठन केवल नाम की बची हुई है? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान की शक्ति पर अंकुश लगाने की शक्ति दुनिया के तमाम देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठन के पास नहीं बची है? यह सवाल आज इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले करने का तरीका अपनाया है वह सवालों के घेरे में आता है। दोनों तरफ से यह कहना कि हमने आत्मरक्षा के लिए हमले किए, यह अब मानवता को शर्मसार कर रहा है और युद्ध के भी सारे नियमों को ऐसे ताक पर रख चुका है जैसे हमारे मन के अलावा कोई दूसरा नियम, कोई दूसरा कानून है ही नहीं। अमेरिका भी यह दलील दे रहा है और ईरान भी यही दलील दे रहा है। जिस तरह से दोनों देश अपनी मनमर्जी चला रहे हैं वह यह सवाल भी पैदा कर रहा है कि विश्व युद्ध के बाद शांति समझौते के तहत बनी अंतरराष्ट्रीय कानून की कोई कीमत नहीं है। क्या अमेरिका और ईरान इन कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रहा है? और अगर ये दोनों देश इन कानून की धज्जियां उड़ा रहा है तो क्या रूस, चीन आने वाले समय में इसी तरह का दलील देकर विश्व को युद्ध की आग में झोंकने में कितनी देर सोचेंगे? अमेरिका ने जिस तरह से मीनार की छोटी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया उसके जवाब में अब तक खामोश है और अब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। वह जिस आत्मरक्षा की दुहाई दे रहा है उसी आत्मरक्षा पर प्रहार कर रहा है। जिन बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या वे इस युद्ध की हिस्सा थीं? दूसरी तरफ ईरान ने दुबई के मशहूर फेयरमाउंट होटल पर ईरानी हमला किया और वहां लोगों की जान गई। क्या यह आत्मरक्षा उनके लिए आवश्यक नहीं थी? दुबई में ईरान का हमला कोई सैन्य लक्ष्य नहीं था बल्कि नागरिक ढांचा था। ईरान जो मिसाइलें उपयोग में ला रहा है उनकी दिशा और लक्ष्य सटीक नहीं है। दोनों देश अगर हमले भी कर सकते हैं तो केवल सैन्य ठिकानों पर, वह भी उतना ही जितना कि जरूरी हो और बेहद आवश्यक हो। लेकिन शुरुआत इस युद्ध की अनैतिकता से हुई है जो गैर जरूरी था। अमेरिका इस युद्ध में आत्मरक्षा की दुहाई देकर कूद गया है, लेकिन भारत से लौट रहे सैनिकों की टुकड़ी पर हिंद महासागर में जिस तरीके से, गुप्त तरीके से अमेरिका ने हमला किया है उसने उसी तरह से मानवता को झकझोर कर रख दिया है जिस तरह से पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। वैश्विक स्तर पर अब यह सवाल गंभीर हो चुका है कि क्या ताकतवर देश का शासन पूरी दुनिया पर चलेगा या फिर अंतरराष्ट्रीय कानून का महत्व रह जाएगा। वैसे भी पहले से ही अमेरिका के राष्ट्रपति का दिमाग सनका हुआ था। उनकी सनक बढ़ने की शुरुआत तभी हो गई जब वे खुलेआम टैरिफ वार खेल रहे थे। टैरिफ वार जब खेला जा रहा था, जब वह खुलेआम लोगों के हाथों में हथकड़ियां डालकर उसके देश भेज रहा। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कुछ बयानों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे हर बयान और हर हरकत से ट्रंप दुनिया की एक्शन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध के इस भयावहता को देखा जाए तो यह हमला ही गैर जरूरी और गैर कानूनी था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून किसी भी देश को किसी भी देश पर हमले करने की इजाजत नहीं देता है। अमेरिका ने साफ कहा कि ईरान इजराइल पर हमले की योजना बना रहा था और इसके बाद वह अमेरिका पर कार्रवाई करता। इससे पहले हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन यह तर्क अब अंतरराष्ट्रीय कानून में सवालों के घेरे में है कि क्या केवल अंदेशा होने की बात कह देने भर से और हमले कर देने से ही चीजें संचालित होंगी। अमेरिका के ही तर्क की बात की जाए तो अमेरिका की ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह कहा था कि मई 2025 की एक रिपोर्ट में कि ईरान कई सालों तक लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बना सकता है। अमेरिका ने यह भी कहा था कि जब पिछले साल 12 दिन तक इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था तो यह कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ऐसे में यह कहना कि ईरान फिर से परमाणु हथियार बना सकता है और हमला कर सकता है, यह अपने आप में विरोधाभास है और अब अमेरिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संगठन आवाज उठा रहा है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान का बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम है, लेकिन उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है
जो यह दिखाता हो कि वह फिलहाल में परमाणु हथियार बनाने की एक योजना पर काम कर रही हो। अमेरिका के अंदर कई डेमोक्रेट नेताओं का भी कहना है कि ईरान के खिलाफ यह अभियान ही अवैध है। युद्ध का ऐलान करने का शक्ति डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है, बल्कि सिर्फ कांग्रेस सीनेट के पास है। हालांकि कमांडर इन चीफ होने के नाते अमेरिका के राष्ट्रपति बिना किसी औपचारिक युद्ध घोषणा के कुछ सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका स्टेट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने भी कहा कि 28 फरवरी से अब तक ईरान में 1097 नागरिकों की मौत की रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद 100 ईरानी सैनिक जिनको हिंद महासागर में मार दिया गया, उन्होंने कहा कि इन हमलों में सैन्य ठिकानों के साथ साथ अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। अब सवाल कि क्या कोई भी देश किसी देश से खतरे की आशंका बताकर हमले कर सकता है और क्या यह जायज है? तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ चुका है, क्योंकि इस तरह की दलील देकर कोई भी देश अपनी मनमानी करेगा और दुनिया को धधकती आग में झोंक देगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस जंग की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किए जाने की बात कही है। इस कानून को दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता के बाद बनाया गया था, जिन पर अधिकतर देशों ने अपनी सहमति जताई है। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह ऐसे परमाणु हथियार बना रहा है जो अमेरिकी सहयोगियों के लिए खतरा है और जल्द ही अमेरिका तक भी पहुंच सकता है। इस कानून के तहत अनुच्छेद 24 किसी अन्य देश के खिलाफ बल प्रयोग या उसकी धमकी पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 51 किसी सशस्त्र हमले के जवाब में बल का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। अमेरिका ने जिस तरह से आत्मरक्षा की दलील दी, तो यह केवल दलील भर देने से काम नहीं चल जाता है, बल्कि इसके लिए ठोस सबूत भी देने होते हैं। लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है।